हेलो बच्चों। आज से अब हम आपका अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए। इसमें आपको जो बुक है आपके पास, उसमें जो जिस तरह से चैप्टर दे रखे हैं मैं उस हिसाब से नहीं करवा रहा आपको, मैं अपने हिसाब से आपको चैप्टर करवाऊँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही समझ में आना चालू हो जाए। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने चैप्टर या समझ लो या जो टॉपिक लिया है वो लिया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो अकाउंट्स को सीखने के लिए इन टर्मिनोलॉजी की जानकारी होना, इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ 20-22 टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। अब वो चाहे एक क्लास में बने या 2 या 3 क्लास में बने वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको इन सारी टर्म्स के बारे में ज़रूर पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इन टर्म्स को सीखने के बाद ही आप अकाउंट्स के ABCD समझ पाओगे। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब कोई भी सौदा। जो भी हम अकाउंटेंसी के अंदर बात करते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ पर मुनीम जी बैठे हुए हैं या अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। बेशक आपने ना देखा हो लेकिन मूवीज़ में देखा हो, कहीं सीरियल्स में देखा हो, तो कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना माल बेचा, कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, क्या क्या खर्चे किए, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितना उधार माल बेचा, कितना कैश माल बेचा, कितना उधार माल खरीदा, कितना नकद माल खरीदा। तो इन सबको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो करते हैं हम अकाउंटेंसी के थ्रू। मतलब अकाउंट्स में हम इन्हीं सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो वो तो थियोरेटिकल एक चैप्टर अलग से है, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। लेकिन जो भी पूरे दिन में जितनी भी पैसे से संबंधित बातें हुई, जैसे एग्जांपल के लिए आज हमने 10,000 रुपये का माल अपनी किसी एक पार्टी को बेचा। अब या तो वो कैश में बेचा होगा या फिर उधार बेचा होगा, लेकिन माल बेचा ना। तो जो माल बेचा गया ये क्या है, एक प्रकार की ट्रांजैक्शन है। हमने कहीं से 50,000 रुपये का माल खरीदा, ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है, एक सौदा है। मतलब पैसे की बात को इन्वॉल्व करना, पैसे का आना या जाना वो एक अलग बात है, लेकिन पैसे को इन्वॉल्व किया जा रहा है, पैसे को शामिल करते हुए कुछ भी करना, वो चीज़ क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन। और क्योंकि ये बिजनेस की बात हो रही है तो ये क्या बन जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने कुछ माल खरीदा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कुछ माल बेचा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हमने कुछ माल नकद बेचा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुछ माल उधार बेचा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुछ माल उधार खरीदा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुछ माल नकद खरीदा, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने 100 रुपये कुछ चाय वगैरह मंगवाने के लिए अपने ऑफिस के अंदर रिफ्रेशमेंट के लिए 100 रुपये खर्च किए, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने लेबर को 50,000 रुपये सैलरी दी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारे को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ कहीं से, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने बैंक से लोन लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने बैंक का लोन रीपे कर दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने बैंक वाले जो लोन है उस पर इंटरेस्ट पे किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर भी पैसे की बात इन्वॉल्व हो रही है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शंस, दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर मतलब वैल्यू तो इंक्लूड हो लेकिन कैश की बात आ जाए, यानी कि नकद ही खरीदा जाए, नकद ही बेचा जाए, नकद पेमेंट की जाए, कैश में पेमेंट की जाए, कैश में पेमेंट रिसीव की जाए। तो जब वो ट्रांजैक्शन होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैश ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए परचेज गुड्स फॉर कैश। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होगी, उधार वाली ट्रांजैक्शन, कि मतलब पैसा तो इन्वॉल्व है लेकिन फिलहाल पैसा पे नहीं हो रहा। पैसा तो इन्वॉल्व है लेकिन पैसा इस समय रिसीव नहीं हो रहा। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यहीं पर हो जाएगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ हो जाएगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सैलरी पेड, सैलरी पेड इन कैश, यहाँ हो जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी अगर पेमेंट कर दी कैश में तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर सैलरी पूरा महीना तो यूज़ कर लिया हमने लेबर से पूरा महीना काम तो करवा लिया, लेकिन अभी अगर उसको पैसे नहीं दिए तो काम तो पूरा हो चुका है,
तो सैलरी तो पेमेंट करनी थी, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, बाकी है, तो वो क्या बन जाएगी हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार। कैश का मतलब नकद और क्रेडिट का मतलब उधार। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या बताया, जहाँ पर वैल्यू की बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए, देना लेने की बात, उधार की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर भी पैसे की बात आ जाए तो वो हमारी क्या बन जाती है, ट्रांजेक्शन। कुछ आया कुछ गया तो वो क्या बन गया हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा हो तो वो हमारी क्या बन जाती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर उसमें से कुछ कैश हमने खरीदा या बेचा, या कुछ कैश की पेमेंट कर दी, या फिर कैश की पेमेंट रिसीव कर ली, तो कैश ट्रांजेक्शन। अगर उधार इन्वॉल्व है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये पहला पॉइंट था। अब इसी तरह से सारी टर्म्स में आपको समझाता जाऊँगा। नंबर सेकेंड, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में आप बुक से पढ़ते भी रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है पूंजी, कैपिटल। एक आपको पता होगा मालिक, जिसे हम कहते हैं ऑनर। बिजनेस का जो मालिक है, जब जैसे मान लीजिए आप भी 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हो, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो बिजनेस ऐसे तो स्टार्ट होगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। और क्योंकि आप मालिक हो उस बिज़नेस के, आपने जो पैसा लगाया है, मतलब मालिक अगर आप बन जाते हो, आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैसा देते हैं या फिर आप कहीं से कुछ अपना इंतजाम करते हो पैसे का, तो जो आप मालिक हो और मालिक ने जो भी पैसे लगाए हैं उस पैसे को क्या बोला जाएगा, कैपिटल। मतलब बिजनेस के मालिक द्वारा अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी पैसा अपनी जेब से लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मालिक द्वारा लगाया गया पैसा इज इक्वल टू कैपिटल। इसी का रेसिप्रोकल अगर हम बात करें तो वो हो जाती है ड्राइंग, हिंदी में बोलते हैं इसे आहरण। जब ये हो जाता है मालिक द्वारा लगाया गया पैसा, और यहाँ हो जाता है मालिक द्वारा निकाला गया पैसा। अगर मालिक बिजनेस में कुछ पैसे लगा रहा है तो उसे कहेंगे कि कैपिटल लगा रहा है, लेकिन अगर मालिक बिजनेस से अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा निकाल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ड्राइंग कर रहे हैं। दोनों चीज़ें आपस में समझनी बहुत ज़रूरी है। मालिक अगर पैसे लगाएगा बिजनेस में तो वो कैपिटल लगा रहा है, अगर मालिक अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा निकाल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल का अपोजिट नहीं कर रहा। वैसे तो मैथमेटिकली कैपिटल का रेसिप्रोकल कहलाएगा ये, लेकिन उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा कि उसने ड्राइंग की है, DRAWING, कि उसने ड्राइंग कर ली, आहरण कर ली। मालिक ने 10 लाख रुपए बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाए, बाद में 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो टोटल कैपिटल उसकी कितनी हो गई, 10 लाख और 2 लाख मिला करके 12 लाख रुपए। लेकिन उसे अपने हर महीने के खर्चे के लिए, मैं ऑफिस के खर्चे की बात नहीं कर रहा, अपने पर्सनल खर्चों की बात कर रहा हूँ, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए हर महीने वो 20,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो जो उसने 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए थे प्लस 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो जो 12 लाख रुपए है ये कहलाएगी उसकी कैपिटल। लेकिन जो उसने 20,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल में जो उसने पैसे निकाले फॉर पर्सनल यूज़, इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, 2,40,000 रुपये जो उसने निकाले, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए, 2 लाख रुपए बाद में लगा दिए, तो 12 लाख रुपए लगे। इस 12 लाख रुपए को क्या बोला जाएगा कि बिजनेस में उसने कैपिटल लगाई है। लेकिन उसने अपने पर्सनल खर्चे के लिए हर महीने 20,000 रुपये निकाले, पूरे साल निकालता रहा, तो पूरे साल उसने कितने रुपए निकाल लिए बिजनेस से, 2,40,000। ध्यान रखना, ये 2,40,000 रुपये उसने अपने पर्सनल खर्चों के लिए निकाले। अगर फैक्ट्री के खर्चों के लिए उसने निकाले होते तो इसको ड्राइंग नहीं कहते। अपने घर के खर्चों के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं बिजनेस के मालिक द्वारा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल और लास्ट में ड्राइंग।
आगे फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटीज, देनदारी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लायबिलिटीज। जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, बिजनेस में मालिक ने, जैसे एग्जांपल के लिए हमने 12 लाख रुपए, तो बिजनेस में मालिक ने 12 लाख रुपए लगाए, लेकिन कई बार ये 12 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं होते। इस 12 लाख रुपए से बिजनेस चल तो रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं चल पा रहा, तो कुछ ना कुछ हमें मार्केट से उधार भी लेना पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए बैंक से उधार ले लिया, यानी कि बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो ये जो बैंक से लोन लिया है, हमने किसी क्रेडिट, यानी कि उधार, क्रेडिट परचेज फ्रॉम सप्लायर्स, बैंक से लोन ले लिया हमने 5 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए का हमने सप्लायर से उधार सामान खरीद लिया। क्रेडिट परचेज मतलब क्रेडिट गुड्स परचेज, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने उधार गुड्स खरीद लिए सप्लायर से 2 लाख रुपए की। तो ये जो टोटल 7 लाख रुपए है, ये हमारा पैसा तो है नहीं, हमारा पैसा तो 12 लाख रुपए था, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल पाया। हमने इससे जो भी सामान खरीदा, अपने फैक्ट्री खरीदी, कुछ मशीनरी खरीदी, कुछ गुड्स खरीदे, कुछ हमने अपने पास कैश भी रखा लेबर की सैलरी के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, किराया वगैरह देने के लिए। तो वो 12 लाख रुपए सफिशिएंट हो सकते थे, लेकिन फिर भी हमें अपना काम बढ़ाना था, तो हमें कुछ ना कुछ उधार भी खरीदना पड़ा। तो हमने 2 लाख रुपए का सामान उधार खरीदा, 5 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया। तो ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, सिर पर बोझ है ना। तो ये 7 लाख रुपए को क्या बोला जाएगा, लायबिलिटीज। मतलब बिजनेस में जो हम बाहर वाले लोगों का जो पैसा उधार ले लेते हैं, या बाहर वाले लोगों का जो हमारी देनदारियां बन रही है कि बिजनेस को चलाते चलाते हमें उन लोगों के देनदारियों का भुगतान करना है, हमारे सिर पर बोझ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। जैसे अपने एग्जाम्पल में मैंने बताया, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मेरी फैक्ट्री है, मैंने 12 लाख रुपए अपनी फैक्ट्री में लगाए थे, लेकिन उसके अलावा मैंने बैंक से, बाहर से पंजाब नेशनल बैंक से मैंने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। और जो मेरा सप्लायर था, जिससे मैं कैश माल खरीदता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे और पैसे और सामान की आवश्यकता थी, तो मैंने 2 लाख रुपए का गुड्स सप्लायर से उधार भी खरीद लिया। तो ये दोनों की दोनों मुझे पेमेंट करनी है, बेशक चाहे मैं आज ना करूँ, 1 महीने में ना करूँ, 1 साल में ना करूँ, लेकिन मुझे पेमेंट तो करनी पड़ेगी इनकी। तो ये मेरे बिजनेस के ऊपर क्या है, बोझ है, बोझ बन गया है, मुझे हर हालत में इनका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो ये मेरी क्या बन गई, लायबिलिटीज। क्लियर है। अब इसी में आता है आगे, लायबिलिटीज 2 प्रकार की होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी, और दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है विद इन 1 ईयर। मतलब ऐसी लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी के 2 प्रकार बता दिए, एक ऐसी जो करंट है और ऐसी जो करंट नहीं है। करंट लायबिलिटी वो होती है जिसका भुगतान 1 साल के अंदर अंदर करना ज़रूरी है। भाई जैसे अगर हमारे को, ये हमने सप्लायर से गुड्स खरीदे, तो कोई भी सप्लायर हमारे को 1 साल 2 साल के लिए गुड्स नहीं देगा उधार। इसका भुगतान हमारे को 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 2 लाख रुपए, ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी। मतलब ये जो 2 लाख रुपए का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, जिसकी पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर अंदर करनी है, क्या बन जाएगी, ये करंट लायबिलिटी। लेकिन जो मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन हम खाली 1 साल के लिए नहीं लेते, कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए लेते हैं। तो ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है, इसका भुगतान कब करना पड़ता है, आफ्टर 1 ईयर। लायबिलिटी का मतलब क्या, ऐसा पैसा जो मुझे बाहर के लोगों को देना है, वो मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। यानी कि जो मेरे बिजनेस के ऊपर बोझ है, जो मेरे सिर पर बोझ है, मुझे हर हालत में उनका भुगतान करना है, तो वो क्या बन जाती है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ के मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, बैंक से लोन ले लिया और दूसरा मैंने सप्लायर से उधार सामान खरीद लिया। तो ये दोनों मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। इन दोनों में ये जो मैंने सप्लायर से उधार सामान खरीदा है, क्रेडिट गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर वो जो मुझे गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो मैंने 2 लाख रुपए के जो गुड्स खरीदे, उधार खरीदे, कैश नहीं, जो मेरे उधार खरीदे, ये 2 लाख रुपए मुझे 1 साल के अंदर अंदर भुगतान करना ज़रूरी है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी,
करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान मैं 1 साल के बाद भी कर सकता हूँ, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट से नाम से भी पता चल रहा है, करंट मतलब 1 साल के ड्यूरिंग दैट 1 ईयर, 1 साल का जो सेशन है। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पढ़ते हो किसी भी एक क्लास के अंदर। जैसे आप 11th में भी पढ़ रहे हो या आगे जाके 12th में भी पढ़ोगे, तो 1 अप्रैल से आपका सेशन चालू होता है और 31 मार्च में ख़त्म होता है। तो पूरे 1 साल के अंदर जिन लायबिलिटीज़ का भुगतान करना ज़रूरी है, पूरे 1 साल के अंदर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर जिनका भुगतान करना ज़रूरी है वो क्या कहलाती है? करंट लायबिलिटी। और जिनका भुगतान 1 साल के बाद भी किया जा सकता है, करने को तो इसको कल ही कर दूँ, मैं बैंक के लोन का भुगतान मैं कल ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सिर पर बोझ कैसा है कि 1 साल के बाद ही करना है उसका पूरी तरह से भुगतान, यानी कि पूरी तरह से भुगतान उसका 1 साल के बाद होगा, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। तो बैंक लोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन करंट लायबिलिटी का। और ये जो क्रेडिट सामान मैंने जिससे खरीदा है सप्लायर से, ये इसका करंट लायबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स, संपत्ति। संपत्ति वो होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया अभी आपको कि 12 लाख रुपए मैंने लगाए, 10 लाख स्टार्टिंग में लगाए थे, 2 लाख बाद में लगाए, तो टोटल 12 लाख मैंने लगा दिए। उसके अलावा मैंने 5 लाख रुपए बैंक से उधार ले लिया, तो टोटल 17 लाख रुपए हो गए, और 2 लाख रुपए का मैंने सामान उधार खरीद लिया। तो टोटल बिजनेस में कितने रुपए लग चुके हैं? 12 और 5 17 और 2 19 लाख। तो 19 लाख रुपए जब मैंने लगाए अपने बिजनेस में, तो मैंने क्या क्या खरीदा होगा? हो सकता है मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा हो, कुछ मेरे पास हो सकता है कैश ही पड़ा हुआ हो, कुछ मैंने मशीनरीज खरीदी हो, कुछ हो सकता है मेरे पास गुड्स हो, इसको स्टॉक भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं मैंने हो सकता है बैंक में भी पैसा डिपॉजिट करवा रखा हो, ठीक है। मैंने एसी खरीद लिया हो, एयर कंडीशनर खरीद लिया हो अपनी फैक्ट्री के लिए, जनरेटर खरीद लिया हो, ठीक है। तो यह हो सकता है एक छोटा सा मैंने प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया हो, जिसको फ्री होल्ड लैंड भी बोला जाएगा, या फ्री होल्ड या प्रॉपर्टी समझ लीजिए। 5-7 लाख रुपए का कोई प्लॉट ऑफ लैंड था, वो मैंने खरीद लिया, वहीं पर अपना फैक्ट्री बना ली, छोटा सा स्टोर रूम टाइप बना लिया, यहाँ पे मैं अपने गुड्स वगैरह रख सकता हूँ, यहाँ पे मशीनरी वगैरह लगा सकता हूँ। तो ये जो मैंने 17 लाख रुपये, सॉरी 12 और 7 19 लाख रुपए जो मेरे पास बिजनेस में लगे हुए हैं, कुछ पैसा मेरा था, कुछ पैसा मैंने बाहर से उठाया और कुछ मैंने गुड्स बाहर से खरीदे। तो टोटल मिला करके मैंने जितना भी पैसा था अपने बिजनेस में ही लगाया होगा। तो बिजनेस में ऐसी थोड़ी ना कि बस ऐसी शक्ल देखने के लिए रखा हुआ है, कुछ ना कुछ उससे सामान तो खरीदा होगा। तो मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ? कुछ मैंने फर्नीचर खरीदा, कुछ मेरे पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, मतलब कैश रुपीज़ की फॉर्म में रखा हुआ है, 2-4 मैंने मशीनरी खरीद ली, कुछ गुड्स जैसे 2 लाख रुपए के तो उधार खरीदे हुए थे, कुछ मैंने गुड्स और भी खरीद लिए, थोड़ा पैसा बैंक में जमा करवा दिया ताकि कि चेक वेक से पेमेंट की जा सके, अच्छा इंप्रेशन पड़े। एक एयर कंडीशनर खरीद लिया, जनरेटर खरीद लिया, प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया। ये जो मैंने खरीदे हैं ये सब चीज़ें, इन सबको क्या बोला जाता है? एसेट्स। एसेट्स क्या है? बिजनेस की संपत्ति है जिसकी मदद से बिजनेस को चलाया जाता है। भाई बिना फ्री होल्ड लैंड या बिना प्रॉपर्टी के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता ना। आखिर मशीनरी कहाँ लगाओगे? और जब प्रॉपर्टी खरीदी है, फैक्ट्री बनाई है, तो उसमें मशीनरी का होना ज़रूरी है, और जब मशीनरी है तो कुछ ना कुछ गुड्स होने ज़रूरी है, तभी तो सामान बनाएंगे हम। मतलब मशीनरी पर सामान बनेगा और मशीनरी लगाई कहाँ जाएगी? यहाँ पर। कुछ ना कुछ पंखे, लाइट वगैरह की फिटिंग भी होगी, तो फर्नीचर भी होना ज़रूरी है। लेबर को सैलरी देनी है तो कैश भी होना ज़रूरी है। एयर कंडीशनर, आजकल गर्मी का मौसम है तो एयर कंडीशनर होना ज़रूरी है। लाइट ना चली जाए उसके लिए जनरेटर होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बिज़नेस की संपत्तियाँ हैं जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हम अपने बिज़नेस को चला पाने लायक अवस्था में होते हैं। क्लियर? तो ये एसेट्स हैं। अब इस एसेट्स को भी हम अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे पढ़ने का तरीका क्या है? नंबर ए, इसमें फर्स्ट है टेंजिबल एसेट, और नंबर सेकंड है इनटेंजिबल एसेट। मतलब एसेट्स जो हैं
वो तो ये हो ही गई एसेट्स के, आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। जो बिजनेस की संपत्ति है, जैसे घर में भी आपके पास जैसे फ्रिज है, मकान है आपका, ठीक है, पलंग है, पंखे हैं घर के अंदर, और वॉशिंग मशीन है, टीवी है, तो ये सारी आपके घर की एसेट्स हैं। इसी तरह से बिजनेस की भी कुछ ना कुछ एसेट होती है। तो ये एसेट्स के मैंने आपको एग्जांपल बताए। अब इन एसेट्स को पढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रकार से जो अकाउंटेंट है उस इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो एक पढ़ने का तरीका है टेंजिबल और इंटेंजिबल की फॉर्म में। इसे बोला जाता है मूर्त अवस्था, मूर्त संपत्ति, और इसे बोला जाता है अमूर्त, जिसे देखा ना जा सके। तो टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, इन्हें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर, आपका फर्नीचर क्या है? फर्नीचर वैसे तो खैर सारी की सारी एसेट्स जो मैंने एग्जांपल दिए हैं सारी की सारी मूर्त संपत्तियां ही हैं। ऐसी एसेट्स जिनको देखा जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, जिन्हें हम मालिकाना हक भी बदल सकते हैं। जैसे फर्नीचर मेरे पास है तो फर्नीचर मैंने आपको दे दिया, आपको बेच दिया। गुड्स मेरे पास थे, मैंने आपको बेच दिए या आपको ऐसी दे दी। तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, स्वामित्व हस्तांतरण किया जा सकता है, मालिकाना हक बदला जा सकता है, उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स। और ऊपर जितनी भी एसेट्स हैं सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल, यानी कि जितनी भी हैं सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स, ये सारी की सारी। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, यानी कि ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर तो टेंजिबल एसेट है, क्योंकि कंप्यूटर को तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर तो दिख ही रहा है हमारे को कि भाई 14 इंच की स्क्रीन है या 15 इंच की स्क्रीन है, 17 इंच की स्क्रीन है, तो कंप्यूटर तो नज़र आ रहा है, हार्डवेयर फॉर्म में वो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ध्यान रखना बेटा नज़र नहीं आता। आप कहोगे कि मुझे सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, किसी को नज़र नहीं आता। सॉफ्टवेयर केवल चलता है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं? इनटेंजिबल एसेट। क्लियर? तो ऐसी एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, रख सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? टेंजिबल एसेट। और जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देखना, छूना, रखना पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट। तो एक तो पढ़ने का तरीका एसेट्स को ये है। दूसरा तरीका है करंट एसेट्स, और दूसरा नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जिसका प्रयोग 1 साल तक होगा, तक ही होगा। ऐसी एसेट्स जिनका प्रयोग केवल हम 1 साल तक ही कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? करंट एसेट्स। और ऐसी एसेट जिसका प्रयोग हम 1 साल के बाद भी कर सकते हैं, 1 साल तक तो कर ही सकते हैं, 1 साल के बाद भी प्रयोग हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कैश, बैंक, कैश और बैंक, ये दो इस तरह के हमारी एसेट्स हैं जिनका प्रयोग हम केवल 1 साल तक ही कर सकते हैं। बैंक में जो भी पैसा रखा है उसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगा, उसमें बदलाव हो जाएगा। कैश जो हमारे पास है वो 1 साल तक टिकेगा नहीं, हो सकता कल ही खत्म हो जाए, हो सकता है परसों खत्म हो जाए। तो ऐसी एसेट जिसका प्रयोग हम केवल 1 साल तक करेंगे वो हमारी करंट एसेट्स है। स्टॉक जो है गुड्स 1 साल के बाद थोड़ी ना पड़ा रहेगा हमारे पास, वो तो जाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अगर कच्चा माल हमारे पास है तो उसको हम बना देंगे, बना हुआ माल है तो उसे बेच देंगे। तो हमारे पास कैश, बैंक और स्टॉक, ये 3 एसेट्स ऐसी हैं, उसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, केवल 3 एसेट ऐसी हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं? करंट एसेट्स, क्योंकि उसका प्रयोग हम 1 साल के अंदर अंदर ही कर लेंगे। लेकिन जो मशीनरी है, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, जनरेटर हो गया, फ्री होल्ड लैंड या प्रॉपर्टी हो गए, ये हमारी क्या बन जाती हैं? नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या बताया? फर्नीचर, मशीनरी, जनरेटर, फ्री होल्ड
लैंड, एसी, ये हमारे क्या हैं, नॉन करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है। और करंट एसेट्स के मैंने आपको बताए थे कैश, बैंक, स्टॉक, ये एग्जाम्पल क्या है हमारे करंट एसेट्स का। तो एसेट्स, ये सारे एग्जाम्पल एसेट्स के हैं। हमने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया उसकी है पैसे की हेल्प से, या हमने बाहर से उधार लेकर के जो भी सामान खरीदा जिससे हमारी बिजनेस चल पा रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, एसेट्स। एसेट्स को हमने अलग अलग प्रकारों से पढ़ा। तो पहले हमने प्रकार पढ़ा टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, रख सकते हैं। इनटेंजिबल वो जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिसका केवल प्रयोग किया जा सकता है, उसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, इनटेंजिबल एसेट, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरा हमने पढ़ा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की टाइप। करंट एसेट्स वो जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, एक साल तक ही प्रयोग किया जा सकता है। कैश बदल जाएगा, कैश खत्म हो जाएगा, बैंक खत्म हो जाएगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक में हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि बैंक में जो हमारा फिलहाल का जो 50,000 है, अगले साल तक वो 50,000 रुपये चेंज हो जाएंगे, मतलब इसमें बदलाव हो जाएगा। अपनी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। स्टॉक है उसमें बदलाव आ जाएगा। स्टॉक ऐसे थोड़ी ना कि हम बिल्कुल स्टॉक खत्म कर देंगे, स्टॉक हमारे पास रहेगा, लेकिन जो फिलहाल स्टॉक है वो एक साल के अंदर अंदर बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी मशीनरी की, तो मशीनरी एक साल में परिवर्तित नहीं होती। बेशक चाहे उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, उस मशीनरी की, फर्नीचर की वैल्यू घिस जाएगी, जनरेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की या एसी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जो उसका मूल अस्तित्व है वो तो एज इट इज़ रहेगा, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसी एसेट जो एक साल के बाद भी चलती रहती है, अभी भी चल रही है, एक साल के बाद भी चलने की उम्मीद है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करंट एसेट्स। और जो एक साल में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। इसके अलावा एक और आती है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट वो होती है जिन्हें तुरंत या जल्दी से कैश में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब जितनी भी एसेट आपके पास है, अगर मैं फर्नीचर बेचना चाहूँ तो क्या बिकेगा, नहीं बिक जाएगा। मशीनरी बेचना चाहूँ, मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, आज से 10 दिन पहले खरीदी, और मुझे अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या मैं इस मशीनरी को बेच नहीं सकता, बिल्कुल बेच सकता हूँ, लेकिन मुझे मनचाहे दाम इसके नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 1 लाख की मशीनरी खाली 25,000 की ही बिके, लेकिन जो मेरे पास कैश रखा हुआ है उसको मैं तुरंत कैश के तौर पर प्रयोग कर सकता हूँ। जो मेरे बैंक में पैसा रखा हुआ है उसको मैं कैश में तुरंत बदल सकता हूँ। अगर मैंने कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगता है, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से मैं मार्केट से तुरंत पैसा मैंने जो लगा रखा है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही मैं तुरंत उस पैसे की रिकवरी कर सकता हूँ। मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको मैं तुरंत एटीएम के थ्रू निकलवा सकता हूँ, या बैंक में जाकर के चेक से उसकी पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। और कैश तो खैर कैश है ही। लिक्विड यानी कि पानी की तरह, ऐसी एसेट जो पानी की तरह से यूज़ हो जाए। और पानी का मतलब यहाँ पे लिक्विड का मतलब, ये तरल का मतलब क्या है, तरल का मतलब ये नहीं कि पानी की तरह उसको बहा दो, पानी का मतलब यहाँ पर ये है कैश। तो कैश और लिक्विड एक ही संज्ञा दी गई है यहाँ पर। अकाउंट्स में लिक्विड का मतलब क्या होता है, कैश के समान एसेट, कैश के बराबर उपयोगिता वाली एसेट। ऐसी एसेट जिसकी उपयोगिता या जिसकी वैल्यू कैश के समान है, कैश में बदला जा सके, तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट। तो ये 3 एग्जांपल इसके सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया एग्जांपल दिए जाते हैं। कैश तो खुद है ही कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये 3 एसेट ऐसी हैं जिसको हम तुरंत कैश में बदलने लायक अवस्था में होते हैं, ये जिनको कैश में तुरंत बदला जा सकता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। तो ऐसी एसेट्स जिनको तुरंत कैश में बदला जा सकता है उनको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। वैसे तो आप ध्यान रखिएगा सारी की सारी एसेट लिक्विड एसेट ही होती है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड एसेट का मतलब जब भी आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी एसेट, उन सारी एसेट्स में से ऐसी एसेट जिसको तुरंत बदला जा सके, ये जल्दी की बात हो रही है। अगर हमें मशीनरी वगैरह की बात देखी जाए, फर्नीचर की बात देखी जाए, तो तुरंत नहीं बदला जा सकता, उतने पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हम उन्हीं के रेट टू रेट अगर बदलना चाहें और जल्दी बदलना चाहें तो केवल 3 ही एसेट आती हैं, कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बाकी जितनी भी एसेट्स हैं इनको बदल तो सकते हैं, लेकिन इन्हें बदलने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। मशीनरी का हो सकता है खरीदार ना मिले, फर्नीचर का हो सकता है खरीदार ना मिले, एसी सेकेंड हैंड रेट पर बेचना चाहते तब भी उसके पैसे हमें
मतलब कोई खरीदार नहीं मिल रहा। जनरेटर बेचना चाहते हैं तब भी उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा। ज़मीन बेचना चाहते हैं लेकिन तब भी उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा। होता है प्रॉपर्टी ना बिके, लेकिन जो मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो उसको मैं तुरंत कैश में बदल सकता हूँ। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको मैं तुरंत कैश में बदल सकता हूँ। और कैश तो खैर है ही कैश। तो लिक्विड एसेट वो होती है जिन्हें तुरंत कैश में बदला जा सकता है। तो आई होप आपको ये पाँचों पॉइंट समझ में आए होंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी पैसे के बेस पर जो भी खरीदा बेचा जाता है, जो भी सौदे होते हैं उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी कैपिटल कहलाती है। मालिक अगर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। मालिक अगर अपने पर्सनल उपभोग के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालता है तो ड्राइंग कहते हैं। हमारे बिजनेस पे जो भी बोझा है, जो सिर पर दायित्व बने हुए हैं, जिनका पैसा का भुगतान करना है भविष्य में, वो लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और एसेट्स। तो मैंने आपको अभी कंप्लीट कराया है। तो इसको आप पढ़िएगा, बुक से इसके नोट्स बनाइएगा और इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा।